केमिस्ट्री। मैं रवि प्रजापति आप सबके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने सॉलिड स्टेट टॉपिक चालू किया था और इस सॉलिड स्टेट टॉपिक को मैंने बताया था, सॉलिड्स के बारे में मैंने बता दिया था, मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था आप सबको। मैंने बेसिकली बताया था सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ये बातें हो गई थी। आज का जो वीडियो नोट है, इस वीडियो नोट में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनके बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या है और इस सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसे समझते हैं कि कैसे सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। बट इसके पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सो बेसिकली दो चीजें क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको दो चीजें मिलेंगी, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सिमिलरली और डिसिमिलरली in crystals, structure of different solid is described as isomorphism and polymorphism। पहले समझेंगे आइसोमॉर्फिज्म क्या है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो होते हैं, दे आर हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। जैसे जैसे कि मान लीजिए मेरे पास NaF है और मेरे पास है MgO। दो सब्सटेंस है, राइट, दो सब्सटेंस है, लेकिन इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कि दोनों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होंगे? सेम होंगे। सो टू और मोर क्रिस्टल्स, टू और मोर सब्सटेंस आर हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर will be called as what? Isomorphous, and this property is called as a isomorphism. In this substance the chemical composition has same atomic ratio। क्या है? इनके केमिकल कॉम्पोजिशन का जो रेशो होता है वो सेम होता है। जैसे इन दोनों के रेशो देखिए आप, यहां देखिए एक बार सोडियम है और एक बार फ्लोरीन है, तो रेशो क्या हो गया? 1:1 का रेशो हो गया, 1:1 का रेशो हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखिए एक बार मैग्नीशियम है और एक बार ऑक्सीजन है, तो रेशो क्या हो गया? 1:1 का रेशो हो गया। तो दोनों के रेशो क्या होंगे? सेम होते हैं। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लेता हूं तो आपको शायद इजी लगेगा। जैसे आइसोमॉर्फिज्म का मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ओके, और मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो सब्सटेंस मैंने ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और NaNO3। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे, तो ये जो Na है एक बार है, NO3 जो है इसमें NO3 में N है, वो भी एक बार है, और ऑक्सीजन कितने बार है? 3 बार। तो इनके एटॉमिक रेशो कितने होगा? 1:1:3। कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम एक बार, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन कितने बार है? 3 बार। तो इनके रेशो क्या है? 1:1:3। तो देखेंगे कि दोनों के रेशो क्या होंगे? सेम हो जाते हैं। तो अगर दोनों के रेशो सेम मिलते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के रेशो सेम मिलते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म का पेयर, आइसोमॉर्फ का पेयर। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सो यहां पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, two or more crystalline substances, two or more crystalline substances are having same crystal structure, same crystal structure। उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो उन्हें हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए, a single substance that exists in a two or more forms, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन अ टू और मोर फॉर्म। जैसे मान लीजिए एक कोई सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कोई एक है, दो अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर ये मिलता है, which exists in a two or more forms, so that will be called as a what? Polymorphism. This property is called as a polymorphism, and the substance will be called as a polymorphous। पॉलीमॉर्फस। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फस? पॉलीमॉर्फस क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस जो मल्टीपल स्ट्रक्चर में रहता है, जिसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मल्टीपल हो, उन्हें हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एकदम आसान सी भाषा में मैं बता रहा हूं कि आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी
इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये अलग प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये अलग प्रॉपर्टी है, ये दो अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एनआइसोट्रॉपी अलग चीज है, आइसोट्रॉपी एंड आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये दोनों अलग प्रॉपर्टी है। सो पॉलीमॉर्फ क्या है, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फ्स? as I said, they are the same crystalline structure, single crystalline substances. They will be having they are single crystalline substances, but they shows the multiple crystalline structures. मतलब एक सब्सटेंस, सबसे सिंपल सी बात बोलूंगा, एक सब्सटेंस है लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या है, मल्टीपल स्ट्रक्चर है। दे शोज द मल्टीपल स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद कर लीजिए, कैल्साइट, aragonite are the two form of calcium carbonate, alpha quartz, beta quartz and crystallobolite are the three of the several form of silica। तो सिलिका देखो, सिलिका एक चीज है लेकिन ये देखिए इतने सारे उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इतने सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सिलिका का स्ट्रक्चर कितना होता है, सिलिका अगर मैं लेता हूं तो सिलिका के कई स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबेलाइट, क्रिस्टोबलाइट। तो ये ऐसे तीन सेवरल फॉर्म में से, सिलिका के सेवरल फॉर्म में से तीन फॉर्म यहां पर मेंशन किए गए। तो ये पॉलीमॉर्फस की प्रॉपर्टी में आती है। पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन द एलिमेंट आर कॉल्ड एज अ एलोट्रॉपी। पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉपी क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाए, जैसे कार्बन, कार्बन कार्बन ये सिंगल सब्सटेंस है, कार्बन क्या है, सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इसके कई स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बन सकते हैं। जैसे आप डायमंड ले सकते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। सो डायमंड हो, ग्रेफाइट हो या फुलरीन्स हो, ये इनके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है, जबकि ये सिंगल एलिमेंट है बट इनके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स। तो आने वाले टॉपिक में हम एलोट्रॉप्स देखने वाले हैं। वैसे भी कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। सो कार्बन is made up of diamond, graphite and diamond, graphite and fullerenes are made up of carbon. So this is a single substance but they are having multiple crystalline structure. So उनके structures, crystalline forms उनके क्या होते हैं, multiple होते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले टर्म को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो काफी कुछ इसमें सीखने के लिए है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ नई चीज देखने को मिल सकती है। देख, डू यू नो मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका दैट इज व्हाट, SiO2, सिलिका, ओके, फाउंड इन नेचर। 3 of them are written over here, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट। क्रिस्टोबलाइट का अभी इन सारे चीजों को मैंने अभी दिखाया था, मतलब नाम इनका लिया था मैंने। तो आप यहाँ देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर। क्रिस्टोबलाइट कैसा दिखता है, ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज कैसा दिखता है और बीटा क्वार्ट्ज कैसा दिखता है। तो ये हो गए हमारे क्रिस्टल आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के डेफिनेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीजें सिर्फ याद रखनी, जैसे मैंने बताया आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, 2 सब्सटेंसेस शोज द सेम स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस शोज द मल्टीपल स्ट्रक्चर, दैट्स इट, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को। सॉलिड्स को भी हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, कैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं, तो पहले मैं बता देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन चार कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम इनके बॉन्डिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, बॉन्डिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, उनके अटैचमेंट के बेसिस पे, उनकी जो मॉलिक्यूलर अटैचमेंट है, एटॉमिक अटैचमेंट है, उनके बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा आयोनिक सॉलिड,
दूसरा होगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। तो 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। सो पहला जो सॉलिड है वो आयोनिक सॉलिड है। इस सॉलिड को पहले समझते हैं। जैसे देखिए, एक स्टूडेंट की तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आयोनिक मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड हो, ऐसा सॉलिड जिसके अंदर क्या हो, आयोनिक बॉन्ड हो, उन्हें क्या कहते हैं, आयोनिक सॉलिड कहते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और अगर आयोनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर क्या होगा, डिसोसिएशन के बाद वो क्या निकालेंगे, आयंस। उसको डिसोशिएट अगर करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखेंगे तो दे विल बी कंटेनिंग आयन, एंड दीज आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज। These ions are charged species। चार्ज स्पीशीज मतलब एक ऐसे पार्टिकल होते हैं, इनको पार्टिकल अगर मान लीजिए, एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि केटायन। केटायन मतलब ऐसा चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एनायन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, सोडियम प्लस आयन अगर आ गया आपको, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन आ गया, अगर कैल्शियम 2 प्लस आयन आ गया, क्लोरीन माइनस, ओके, क्लोराइड जिसको बोलते हैं, क्लोराइड आयन आ गया, फ्लोराइड आयन आ गया, ब्रोमाइड आयन आ गया, SO4 2 माइनस आ गया, देन आयोडाइड माइनस आ गया। तो ये देखिए, इन सारे चीजों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके ऊपर चार्ज है, और जिनके ऊपर भी चार्ज होता है, एनी स्पीशीज विच बेयर्स द चार्ज, विच होल्ड द चार्ज, दे विल बी कंसीडर एज आयंस। उनको क्या कहेंगे हम लोग, आयंस कहते हैं। और ये आयंस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के आयंस होते हैं। कौन से, केटायंस एंड एनायंस। केटायंस एंड एनायन। केटायन कौन से चार्ज होते हैं बच्चा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायंस होते हैं वो होते हैं निगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यू कैन सी ओवर हियर द क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फेट आयन, आयोडाइड आयन, ये लोग जो हैं ये निगेटिवली चार्ज आयन है, जिनको हम क्या कहेंगे, एनायन। क्या कहेंगे, एनायन। और कैटायन किसको कहते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो काफी कुछ इजी है, काफी कुछ क्लियर है इसके अंदर, इसमें सोचने वाली बात ज्यादा नहीं है। आयनिक क्रिस्टल की बात आए तो आप समझ लेना कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयन, दे विल कंटेन द केटायन एंड एनायन। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, केटायन इज पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज negative charge. Okay, they may be differ in size. Obviously they may differ in size. It is not always that cation will be same as anion, or anion will have the same size as a cation. They will differ in their size. The ions of a given sign of the charge is bonded to ion of opposite charge around the Coulomb force, around at Coulomb force. And in other words, the particle of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ion. Between what, oppositely charged ion means what, क्या होता है, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर in they are organizing themselves in such a manner that they neutralize each other, they electrically neutralize each other, or we can say they will held together with the force of attraction between them. And this force, ये जो force है, ये force कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब क्या बता रहे हैं, मतलब बता ये रहे हैं कि जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, वो आयन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं कि वो न्यूट्रलाइज करें एक दूसरे को। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरी चीज देख लेते हैं यहां पर, तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। देयर आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक क्रिस्टल हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और क्या होता है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट उनकी ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा नहीं होती है लेकिन ज्यादा होती है, ठीक है। दीज आर नॉन कंडक्टर। ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि आयनिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, नहीं बेटा, आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन आयनिक क्रिस्टल को अगर आप ब्रेक कर देते हो, मतलब उनको मोल्टन स्टेट में लेके आते हो, ब्रेक कर देते हो,
अगर आप उनको एक्वस स्टेट में लेके आते हो या फिर मोल्टन स्टेट में लेके आते हो, मोल्टन का मतलब होता है कि उनको सिंपली तोड़ देना, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उनको ओरिजिनल स्टेट में लेके आना, Na+ और Cl- आयोनिक स्टेट बना देना। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो आयनिक है, वो आयनिक सब्सटेंस है, वो कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको आयनिक स्टेज से ब्रेक कर देते हो, अगर आप इसे तोड़ देते हो, तब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में आपने पानी लिया और उसके अंदर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड कर दिया। आपने क्या ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो जब आपने सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और डिसोशिएट होके Na+ और Cl- बन जाएगा। और जैसे ही Na+ और Cl- बनेगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जामिनेशन में कि क्या आयोनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सीधे सीधे आपका आंसर होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओनली आयन डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आयनिक क्रिस्टल व्हेन दे कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ आयन, आयनिक क्रिस्टल को जब आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रहना चाहिए आयनिक क्रिस्टल को पढ़ते वक्त। तो आयनिक क्रिस्टल को पढ़ते वक्त मैं आपको एक चीज यहां पर समराइज करूंगा। पहली समरी ये है कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। आपको मैंने बता दिया कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चार्ज स्पीशीज हों, जैसे आयंस हों। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बता दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें केटायन कहते हैं, और निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। केटायन होता है और एनायन होता है। केटायन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनायन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब ये चौथा जो पॉइंट आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ मेल्टेड, व्हेन दे आर मेल्टेड और डिसॉल्व इन वाटर। जब उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयोनिक सॉलिड को काफी अच्छे से समझ लिया। कुछ और पॉइंट्स इसके हो सकते हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल वगैरह आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे एग्जाम्पल की कौन से टाइप के सॉलिड हमने करे थे। फिर दूसरी बात जो आती है, दूसरा जो सॉलिड आता है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये जो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, ये ऐसा सॉलिड, देखिए अभी इसमें जैसे उसमें आयोनिक बॉन्ड आया था, पहले वाले में आयोनिक बॉन्ड आया था, वैसे यहां पर आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड। क्या आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्या कहेंगे, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स। कौन से क्या होते हैं, वो एटम। पहले वाले में हमने क्या देखा, वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। पहला जो हमने डायग्राम देखा उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सॉरी, आयनिक क्रिस्टल जो देखा उसमें आयंस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, एटम होते हैं। The atom in these crystals are linked by continuous system of covalent bond. They are linked by continuous system of covalent bond, and the result is a rigid three-dimensional network. Result is what, a three-dimensional network. पहली बात वो covalent bond होगा, दूसरी बात उसके अंदर क्या होगा, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं। उनके एटम, उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो 3D नेटवर्क से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, 3D नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड, दे आर रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, यू कांट कंप्रेस देम, दे आर हार्ड। Okay, they are hard because they are very close to each other. And why they are close, because of their linkage, their network. Okay, and these crystals have high melting point and boiling point.
दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा। कौन से वाले के? कोवेलेंट वाले के। कोवेलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए चौथा वाला जो पॉइंट है इसका, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस नॉट मोबाइल इन नेचर। Hence they are not mobile in nature. As a result, covalent solids are poor conductor of heat and electricity. As a result, covalent solid are what? Poor conductor of heat and electricity, because they do not contain any ions, they do not have any mobile atoms or electrons. Okay, they do not have any mobile electrons, and if they do not have any mobile electron, obviously they will not conduct electricity. So for example, diamond, quartz, silica, boron nitride, carbon dump are the covalent network solid. So these are the covalent network solid. So we should be aware about मैंने जो आज का सेशन चालू किया उस सेशन को समराइज करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आज मैंने चालू किया, मैंने बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनमें दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी एंड पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने बताया। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हालांकि मैंने 4 टाइप के सॉलिड बताए, इन चारों टाइप के सॉलिड में मैंने 2 टाइप के सॉलिड आज के वीडियो में बताए, और आने वाले 2 सॉलिड मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि कल वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा मैं। और यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो हम लोगों ने आयनिक सॉलिड को अच्छे से डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कोवेलेंट सॉलिड को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इनके 4 पॉइंट हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड के पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके अपने मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को एक लिस्ट आउट कर लें, छोटा सा नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए जब एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। एग्जामिनेशन के दौरान आपको रिकलेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको होंगी। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल के वीडियो में, मतलब लाइक द नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटालिक सॉलिड और मेटालिक बॉन्ड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।